27 अगस्त 2025 की बात है। एक लड़का 35 साल का होता है जिसका नाम अकील अख्तर होता है। वो एक वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, जितने भी जो प्लेटफार्म हो सकते हैं वो सारे प्लेटफार्मों पर, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वो जो है वायरल करता है और वो डाल देता है उस। लेकिन वो वीडियो उस वक्त नहीं चलता है और उसमें वो तमाम तरह के आरोप लगाता है और आरोप लगाता है कि मैंने अपने जो मेरे पिता है और जो मेरी पत्नी है, मेरे पिता और पत्नी के बीच में ये अफेयर है और मैंने 1 साल पूर्व जो है इन्हें एक बेडरूम में जो पकड़ लिया था और ये मेरे पिता का अफेयर कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये मैं नहीं जानता। इस तरह से वो तमाम अपने पिता पर और अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है। और जब ये आरोप लगाए, लेकिन आज की डेट में वो जो उस वक्त 27 अगस्त 2025 को जो आरोप लगाए गए थे, वो अक्टूबर में आकर के वो जो वीडियो था, अब वो बुरी तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि वो पूरे भारत में बुरी तरह से वायरल हो रहा है। आखिर वो उस वीडियो में है क्या और वीडियो किसका है, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल क्राइम डायरीज 9 पर लगातार बने रहिएगा। इसको जरा भी स्किप ना करिएगा और जो लोग ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो ये जो कहानी है, यानी कहानी इसको ना कहें, ये सत्य घटना कहें। ये सत्य घटना जो है हरियाणा प्रदेश की है और हरियाणा प्रदेश में एक जिला लगता है, उस जिले का नाम होता है पंचकूला। पंचकूला का ही एक पंचकूला का ये मामला है, पंचकूला की ये घटना है। 16 अक्टूबर 25 की रात को लगभग 9 बजे का वक्त रहा होगा। पंचकूला में ही मनसा देवी मंदिर के पास एक सेक्टर लगता है, सेक्टर नंबर 4। उस सेक्टर नंबर 4 में ही पंजाब के पूर्व डीजीपी का जो है घर होता है। मनसा देवी मंदिर के पास उनका घर है। घर में नौकर चाकर हैं। नौकर चाकर के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य हैं। उन्हें पूर्व डीजीपी होने के नाते कई तरह की सिक्योरिटियां मिली हुई हैं, यानी कि 10-5 लोग जो है उनके पुलिस वाले हमेशा गश्त देते हैं। और शाम का 9 बजे का समय होता है। 9 बजे का जो समय होता है, जो उनका इकलौता बेटा है डीजीपी का, जिसका नाम अभी मैंने बताया अकील अख्तर है, और जो डीजीपी हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो बेटा है, जिसकी उम्र 35 साल है, वो अपने बेडरूम में बेसुध पड़ा हुआ है। जो ऐसी हालत में पड़ा हुआ है, ऐसे हालत में घर वालों ने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा था। घर वालों की सांसें अटक जाती हैं। सांसें अटकनी ही है क्योंकि वो घर का एकमात्र चिराग होता है, एकमात्र उनका बेटा होता है। और बेटा भी किसका होता है? वो बेटा पूर्व डीजीपी हैं, उनकी माता मंत्री हैं, विधायक हैं, कई 2-3 बार वो विधायक बनी हैं और मंत्री भी रही हैं। उनका वो इकलौता बेटा होता है। घर में जो है उसकी हालत देख करके जो है कोहराम मच जाता है। कोहराम मचना लाजमी था। आनन फानन में उस बेटा को जो है सारे लोग मिलके सेक्टर नंबर 6 में एक जो नागरिक हॉस्पिटल है उसमें उसको ले जाया जाता है। जब ले जाया जाता है, डॉक्टर भी पूर्व डीजीपी के नाते और विधायक होने के नाते सारा काम छोड़ करके उस बेटे की देखभाल में लग जाते हैं। कोई नब्ज टटोलता है, कोई आला लगाता है, अपने अपने तरीके से जो है उस बच्चे को होश में लाने की कोशिश करते हैं। और तमाम तरह की वो जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो गैस वगैरह जो भी हो सकता है, वो सारे कुछ लगाए जाते हैं। लेकिन वो अंत में जो डॉक्टर हैं वो एक ही शब्द बोलते हैं, सॉरी सर, कि आपने जो बच्चा आया है वो शायद आप
रास्ते में उसकी मौत हो गई है या आपके घर में हो गई है, सॉरी, हम इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, बच्चा खत्म हो जाता है। जब बच्चा खत्म हो जाता है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, धीरे धीरे ये चर्चा पूरे पंजाब प्रांत में फैल जाती है कि अकील अख्तर का जो है स्वर्गवास हो गया है, और ये बात जो है पुलिस के पास भी पहुंच जाती है। अब पुलिस जो है के पास वो चीज पहुंचती है मर्डर की, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आ जाती है, पुलिस कहती है कि हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। कप्तान जो डीजीपी साहब हैं वो भी मना नहीं करते हैं और कहते ठीक है, लेकिन उसकी मौत का जब पता लगाया जाता है, उनके घर से जब पूछा जाता है, परिवार के सदस्यों को जब पूछा जाता है, तो परिवार के सदस्य सारे लोग मिलकर के ये कहते हैं कि दवा का इसने ओवरडोज लिया था, ओवरडोज की वजह से ये मौत हुई है। अब ओवरडोज दवा का था, ड्रग्स का था क्या नहीं था, ये पुलिस वाले और जांच का विषय पोस्टमार्टम वाले ही बता सकते हैं। लेकिन उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और जो वजह बताई गई थी वो वजह भी यही निकल के आती है जो उनके घर वालों ने बताया था। अब जब घर वालों ने बताया तो अब फर्क क्या है, लेकिन फर्क है, कहानी यहीं से कहानी ट्विस्ट आती, यहीं से कहानी में मोड़ आता है। अब जब उसकी डेड बॉडी जो उसकी है उसको सुपुर्दे खाक करने के लिए परिवार को सौंप दी जाती है, और जो परिवार को जब सुपुर्दे खाक करने के लिए सौंपी जाती है तो जो है वो उनको जो है सौंपी जाती है, तो चूंकि ये डीआईजी साहब थे, मैंने डीजीपी हैं, वो उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में गांव लगता है हरड़ा खेड़ी। दरअसल इस लड़के का नाम जो अकील अख्तर है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। इसके पिता पंजाब के डीजीपी रहे हैं पूर्व में, और अम्मी जान जो है पूर्व एमएलए रही हैं, मंत्री रही हैं। उनका जो है एक उनका जो गांव पड़ता है उसी हरदा खेड़ी गांव में सुपुर्द खाक करने के लिए जो है उन्हें बताया जाता है और ले जाया जाता है। और ये जो है जहाँ सुपुर्द खाक किया जा रहा है, ये पूरे व्हाट्सएप में सारे लोगों को बता दिया जाता है कि उनका सुपुर्द खाक जो है उस जगह पे होगा। सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, और इधर सुपुर्द खाक होता है, उधर दूसरी तरफ जो 16 मिनट 11 सेकंड का जो वीडियो था, जो 27 अगस्त 2025 में बनाया गया था, वो वीडियो पुनः वायरल हो जाता है। उस वक्त वो वायरल नहीं हुआ था, अब जो है हो रहा है उसमें बताया जा रहा है मौत का कारण क्या है। मौत का कारण उसमें बताया, अब वो वीडियो वायरल हो रहा है कि मैंने अपने पिता को पकड़ लिया था, पत्नी के साथ पकड़ लिया। जब मेरी शादी हुई तो मैंने पत्नी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। वो तमाम तरह के जो उलूल जुलूल जो उसमें आरोप लगाता है, और आरोप ही नहीं लगाता है, उस आरोप में वो ये भी कहता है कि इस काम में जो है मेरी माँ और मेरी बहन भी साथ देती है मेरे पिता का। इस तरह का आरोप लगाया जाता है। आरोप जब वो वीडियो वायरल हुआ, पुलिस भी संज्ञान लेती है। उनके एक विरोधी होते हैं जिनका नाम जो है शमसुद्दीन चौधरी होता है। शमसुद्दीन चौधरी वो वीडियो और शिकायत लेकर के थाने में जाते हैं। जब थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद उनकी शिकायत दर्ज कर ली जाती है। दर्ज करने के बाद पुलिस जांच और पड़ताल में जुट जाती है। अब शिकायत वीडियो के आधार पर और शमसुद्दीन की चौधरी की शिकायत पर उन डीजीपी की पत्नी और डीजीपी की पत्नी के जिनका नाम रजिया सुल्तान होता है, रजिया सुल्तान के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ, यानी 4 लोग परिवार में थे, माँ, पिता, बेटा और बेटी। एक बेटा तो खत्म हो गया है, और इन तीनों लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब जब एक पूर्व डीजीपी के खिलाफ, विधायक मंत्री के खिलाफ जब ये एफआईआर दर्ज होती है तो ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। अब होना क्या है, जांच होगी, पड़ताल होगी, जो सच्चाई निकल के आएगी तो वो तो निकल के आएगी ही, जो भी होना होता है और होगा। लेकिन उनके शरीर पर
उनकी चरित्र पर, उनके शरीर पर, उनके जो आने वाले बेटा बेटी है, हालांकि जो लड़का खत्म हुआ है उसके एक बेटा और एक बेटी भी है, तो उनके जो बच्चे नादान हैं उनको जब भी बड़े होंगे तो उनके ऊपर भी वो है बदनुमा दाग शाज धुलता नहीं है। कई बरसें लग जाएंगे तब ये दाग, हालांकि वो बरी भी भले हो जाएं अदालत से, लेकिन जो दाग लगा है वो धोया नहीं जा सकता है। जब ये कहानी अब शुरू हो गई है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एक हमारा पत्रकार डीजीपी साहब से मिलता है। डीजीपी जो साहब हैं उनके पास तमाम मंत्रियों के, संतरियों के, जो भी बड़े अधिकारी हो सकते हैं, सबके पास फोन आ रहे होते हैं। वो किसी का फोन रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन जो है एक संदेश एसएमएस के द्वारा वो सब ये कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं ज्यादा दुख है, दुनिया में कोई सैड का समय है, तो वो है बेटा की मौत। मेरा बेटा इकलौता बेटा था और बेटे की जो मौत का दर्द जो है, जिस बाप का बेटा मरा होगा वो ही समझ सकता है। ये शमसुद्दीन को वो है चमचुद्दीन बोल रहे हैं, कहते चमचुद्दीन जैसे लोगों का क्या पता है कि बेटे की मौत का दर्द क्या होता है। अब जो कहानी में जब पत्रकार गया तो वो कहते हैं कि मैंने अपने अंदर का बाप और मेरी पत्नी ने अंदर की मां, मेरी बेटी ने अंदर की बहन मार ली है। अब जो कुछ हो रहा है उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप आए हैं, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही बेबाकी के साथ जो मैं चाहता था, जो बातें घर की बाहर ना जाएं, लेकिन कुदरत जो कराती है उसको जवाब देना ही पड़ता। पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि जो आपका 16 मिनट 3 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो कहता है कि ये सिर्फ आप लोगों ने, दुनिया के लोगों ने वीडियो देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा है। जो उसने कहा वही तो देखा है। ये उसने मात्र 2 घंटे के लिए अपलोड किया था और 2 घंटे के बाद उसने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। उसके बाद उसने 3 मिनट का भी वीडियो बनाया था जिसमें वो ये साबित करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वीडियो बनाया गया है हमने क्रोध में बनाया है। मेरे माता पिता जो है हमको डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इकलौता बेटा है। अब वो कह रहे हैं अपने दर्द को, तो उसने जो बनाया था उसने डिलीट कर दिया था, लेकिन हमारे विरोधियों ने उसको जो है तब तक डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड करने के बाद वो हमें बदनाम करने के लिए सुरक्षित रख लिया था। जब वो कहते हैं तो अब वो कहते हैं जो 16 मिनट का वीडियो है उसके बाद 3 मिनट का वीडियो है। मैं आपको वीडियो उपलब्धि करा दूंगा जिसमें वो माफी भी मांगता है। इस तरह से जो तमाम तरह की जो बातें की गई हैं वीडियो में और उसमें जो प्रश्नों में, उसका लास्ट लब्बो लुबाब यही रहा। दूसरी बात उसने ये बताई है, दूसरी बात ये है जो वीडियो है उस वीडियो को आप संज्ञान लें। उस आधार पर मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी कोटा चलाते हैं। डीआईजी साहब कह रहे हैं उस वीडियो का लब्बो लबाज यही है कि हम लोग कोटा चलाते हैं। ऐसा कैसे संभव होगा। वो अब डीआईजी साहब जो है, डीजीपी साहब जो है कह रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरी बिजनेस यानी मेरी नौकरी स्ट्रांग थी। मेरी पत्नी विधायक हैं, मंत्री हैं और दो बार 3 बार जो है वो जीती हैं, तीसरी बार वो मंत्री बनी है। जो राजनीति है, राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। एक बार मैं मार्केट में जा रहा था, पत्नी भी मेरी साथ थी। मैंने सिर्फ एक महिला लड़की देखी और मैंने ये कहा कि ये लड़की देखो कितनी खूबसूरत है। भगवान ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, किसी किसी को
बेपनाह यानी सुंदरता देता है। बस इतना कहना था। मैं घर आया, घर आने के बाद मेरी पत्नी से 4 दिन तक उसी बात को लेकर के लड़ाई हुई थी। तो जब पत्नी मेरी इतनी स्ट्रांग है और आप लोग कह रहे हैं कि हम मतलब वीडियो में जो कहा गया और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कोटा चला सकता हूं, मैं डीसीपी हूं, मेरी नौकरी है, मैं जो है जो चाहूं, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, हम बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अंत में वो अल्लाह का शुक्र करते हैं और कहते हैं कि हे अल्लाह, अगर तू दुनिया में है तो जो मेरी बहू आई, जो संस्कारी बहू है, ऐसी ही मुझे 7 जन्म वो बहू मिले, मेरी बीवी मुझे मिले, मेरे दोनों बच्चे मिले। चूक आप बेटे का दर्द नहीं जानते हो। मेरे बेटे के साथ जो किया गया, मेरा बेटा जहां स्कूल में जाता था, जहां उसको ड्रग्स लोगों ने सप्लाई किया, ड्रग्स सप्लाई करने के कारण वो जो है साइकोटिक हो गया, उसको गंभीर मानसिक बीमारियां लग गई। उन बीमारियों में ये ग्रसित हो गया है। उन बीमारियों के कारण वो आरोप लगाता है। जैसा आपने कभी कभी देखा होगा, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं, बीजेपी की नहीं कर रहे हैं, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है और हम मुड़ के भी देखते हैं शायद मुझे आघात करने वाला है, कोई मुझे मारने पीटने वाला है। ये दिमाग की उपज होती है। ऐसे ही बेटे की उपज थी, लेकिन मेरे बेटे का कहा बुरा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा बीमार बेटा था। उसके कहे का हम बुरा कतई नहीं मानते। जो उसने आरोप लगाए हैं वो एक बीमार बेटे ने लगाए हैं। पुलिस आ रही है, मैं पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करके देंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर घटनाएं जो घटती हैं वो मेरा कहानी सुनाने का जो मैंने अब कहानी सुनाने का जो मन बना लिया है, जागरूकता फैलाने का मन बना लिया है, वो जागरूकता हम आपको सुनाते रहते हैं। कभी कभी अनजाने में, गलतफहमियों में जो चीज होती नहीं है वो समाज में परोस दी जाती है। अब ये पुलिस का जांच का विषय है, हम ज्यादा इस पर कुछ बोल नहीं सकते। जांचें जारी होंगी, जब जैसा होगा वैसा अपडेट आपको दिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, ये मामला जो है किस तरह का मामला है, क्या कुछ कहेंगे? भाई मैं सब चैनल्स को बता चुका हूँ, बार बार मेरा गला भी बैठने को है। ये सियासत हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। इससे आगे डेली हमें पता नहीं क्या क्या कहता था। वो तो ये कहता था कि हम जो लोग ही कोठा चलाते हैं, हम लोग सियासी लोग हमारे घरों में आते हैं और हम अपनी औरतों को ऑफर करते हैं। लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के। ये इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर? मेरा पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या, कभी आया मेरे घर? मैं कभी उसके घर का पूछ लो उससे क्या रिश्ता है। उससे पूछो, मेरा पड़ोसी है वो, मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मलेरकोटला शहर तो मेरा पड़ोसी कैसा? बस इन 2 सवालों के जवाब लो उससे। इन 2 सवालों के जवाब लो कि वो तो 2 किलोमीटर दूर रहते हैं।
और मैं हफ्ते 15 दिन, कभी महीने में मलेकुड़े 2-3 दिन के लिए हम जाते हैं, बाकी हम पंचकुला में रहते हैं। तो कहाँ उसने देखा हमारा जुल्म मेरे बच्चे पे? बच्चा बच्चा होता है अपना, वो कितना भी माँ का बाप का कत्ल भी कर दे। बहुत सारे हादसे हुए, मेरी वाइफ की उसने 2008 में कुल्ला भी तोड़ा है, लेकिन हमने लोगों को कहा गिर गई थी, उसने कमरे में आग भी लगाई है। उसने एक नौबत ही आई, अपनी बीवी को मौत के कगार पे पहुंचा दिया जिस दिन हमने इसको थाने में भेजा। रात तक सब रोने लगे, ले आओ वापस, बच्चा है। ये बहुत किस्से हैं, लंबी 18 साल की हिस्ट्री है। 18 साल में मेरा बच्चा, जो पंजाब के बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिसका शिकार है, मेरा बच्चा उसका शिकार था 18 साल से। एसआईटी टीम गठित हुई। मैं इसको वेलकम करता हूँ। पुलिस का फर्ज है, जब कोई शिकायत जाएगी तो उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ठीक किया, एसआईटी बनाई और भी ठीक किया, मैं कोऑपरेट करूंगा।